लास्ट टर्न पे क्या किया था? हाँ, लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था? मैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिज्म कौन शो करेगा, डायामैग्नेटिज्म कौन शो करेगा, ठीक है। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा ढंग से। हमने प्रिपरेशन ऑफ क्या कर लिया था? KMnO4 कर लिया था। अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर आपको तीनों मेथड बकायदा लिखे हुए मिल जाएंगे। एक अमीरों का मेथड है, एक गरीबों का मेथड है, और एक कौन सा है? एक नॉर्मल मेथड है जिसके जरिए अपन क्या प्रिपेयर करते हैं? KMnO4 प्रिपेयर करते हैं। अब सुनना और समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं तो अगला जो सवाल है वो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में ही? मैंने पाइरोल्यूसाइट वाला ये पॉइंट करवा दिया था कि पाइरोल्यूसाइट और कुछ नहीं होता है। पाइरोल्यूसाइट और क्या होता है? MnO2 होता है। MnO2 को जब आप क्या करते हो, एयर के साथ या फिर KNO3 या कोई भी नाइट्रेट आप उठा लीजिए, NaNO3 उठा लीजिए, HNO3 उठा लीजिए, कुछ भी अगर आप उठा लेते हैं। HNO3 क्यों नहीं लिया गया सर? अगर मान लीजिए इतना ही तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि भैया आप MnO2 ले लेते ना और उसके साथ HNO3 ले लेते तो मीडियम एसिडिक भी बनता, और एसिडिक मीडियम में अब आपका K2MnO4 नहीं निकल के आता, अब आपका क्या निकल के आता? तो अगर हम बात करें क्या निकल के आता? KMnO4, और जो कि बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में निकल के आता है। इस वजह से यहाँ पे HNO3 नहीं उठाता है, वो हमेशा KNO3 उठाएगा, NaNO3 उठाएगा। तो हमने कहा था MnO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, K2MnO4 के आगे हमने क्या कहा था कि भैया K2MnO4 के अंदर तीन तरीके हैं। एक अमीरों का मेथड था, एक गरीबों का मेथड था, और एक कौन सा था? एसिडिक मीडियम। और तीनों के अंदर क्या बनता था? तो तीनों के अंदर बनता था KMnO4। मतलब कि अगर हम बात करें, ये अमीरों वाला मेथड क्या था कि बहुत ज्यादा पैसा है तो इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड खरीद के लेके आइए, बढ़िया सॉल्ट क्रिएट कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कीजिए हाई वोल्टेज की, और बनाइए अपना आराम से। अगर मान लीजिए नहीं, आपको लगता है कि गरीब है तो गरीब है तो ओजोन यूज कर लीजिए, क्लोरीन यूज कर लीजिए, ठीक है। तो अब बेसिकली यार ओजोन क्लोरीन हटाओ ना, मैं कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे देखो ये +6 है ना, ये +6 से मुझे कहां जाना है? +7 में। मतलब बेसिकली करना क्या है? ऑक्सीडेशन ही तो करना है। कोई भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उठाओ और बनाओ इसको, ठीक है। वो एनसीईआरटी ने 2 लिख दिया है, इसलिए हम उस 2 को मान के चलते हैं कि O3 या Cl2। और अगर हम बात करें यहाँ पे अमीरो वाले में तो क्या करा लीजिए आप? इलेक्ट्रोलाइसिस करा लीजिए। ये बहुत सिंपल सा मेथड है जिसके जरिए आप क्या क्रिएट कर सकते हैं? कि MnO4 क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इसके ऊपर सवाल बच गया था, सवाल ये बच गया था, सवाल ये ये बताया था या नहीं बताया था? करा दिया था। तब क्या, तब तो इसको भी डिलीट करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी? अब ये तो रहा, चलो ठीक है, KMnO4। अब हम बात करते हैं कि K2Cr2O7 का। मैंने आपको एक सवाल कराया था, मैंने कहा था विच कंपाउंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ K2Cr2O7, तो आंसर क्या गया था? FeCr2O4। अब देखो इस बात को जब मैं समझाऊंगा तो इस बात को समझाते वक्त मेरे एक बात मैं लिखना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज आपको ये याद रखना है, ये क्या होता है? एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैं आपको दिखाऊंगा, एनसीईआरटी कहती है। एनसीईआरटी के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी ने इसको मार्क कर रखा है कि भाई साहब ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। कहां मार्क कर रखा है मैं अभी आपको दिखाता हूं। अगर मैं बात करूं कि ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, कहां पे लिख रखा है एनसीईआरटी ने, तो एनसीईआरटी आप लोग अपनी खोलिए, नेचर ऑफ, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद ना ऑक्साइड के बारे में लिखा गया है। ऑक्साइड के बारे में अभी मैं आपको दिखाता हूं, वहां पे आप ऑक्साइड के बारे में जाइए।
आप ऑक्साइड के बारे में जाएंगे तो देखेंगे ढंग से, एनसीईआरटी की जो टेबल बना रखी है, मतलब ऑक्साइड वाला वो टेबल बता देना एक बार, एक एनसीईआरटी तो मैं बता देता हूं तुरंत। एनसीईआरटी पेज नंबर 226, 226 पे जाइए, नए वाले, अबे तो नया और पुराना का लोचा, एक नया दो ना फिर, चलो मिल गया, थैंक यू। देखो एनसीईआरटी नए वाले में 100 पेज नंबर पे है, न्यू एनसीईआरटी में आप पेज नंबर 100 पे चले जाइए। 100 पे आप जब जाएंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगा कि नए वाली एनसीईआरटी के अंदर आप ढंग से अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक बात लिखी हुई है, क्या बात लिखी हुई है कि भैया देखो ये मिक्स्ड ऑक्साइड जो है ना, ये मिक्स्ड ऑक्साइड 3 होते हैं। देखो यहाँ पे 3 लोगों के बारे में स्टार मार्क कर रखा है उसने, और उसने बताया कि 3 लोग मिक्स्ड ऑक्साइड हैं। कौन कौन सा है? Mn3O4, एक कौन सा है Fe3O4, और एक कौन सा है CO3O4। तो उसने Fe3O4 को यहां मार्क कर रखा है, अगर आप ढंग से देखेंगे तो अगर हम बात करते हैं ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। दूसरा रेफरेंस भी इसी ऑक्साइड के अंदर दिया गया है, एनसीईआरटी ने दूसरा रेफरेंस भी दिया है। एनीवे हम इस पे डिस्कस करेंगे, पहले हम इस पे आते हैं, जरा गौर से यहां पे समझना। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये अगर हम तुमसे बात करते हैं कि मान लीजिए हमने क्या लिया, FeOCr2O3 लिया, ठीक है। फेरेट जो होता है, फेरेट के बारे में भी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? इसी ऑक्सीडेशन वाले टॉपिक में, कि फेरेट आयरन 6 में भी रह सकता है। वो कहां रह सकता है? वो बस एक जगह रह सकता है, और वो टूट के फिर क्या बना देता है, लाओ दिखा देता हूं, एनसीईआरटी दो, उसी पेज नंबर पे पढ़ो, उसी पेज नंबर पे मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो एनसीईआरटी में लाइन कौन सी है? लाइन है आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन पढ़िए। यहां पे द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन से 5वीं लाइन पढ़िए। देखो उसके ऊपर लिखा हुआ है कहीं बियॉन्ड ग्रुप 7, देखो लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? चलो इधर देख लो, इधर शायद लिखा ही होगा, इधर तो एनसीईआरटी में। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है उसने, हाँ यहां पे देखो ये लिखा हुआ है, देखो यहां पे बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एबव Fe2O3 आर नोन, ऑल्दो फेरेट FeO4 2 माइनस कह के वो क्या कहना चाहता है? FeCrO4, क्या लिखना चाहता है? FeCrO4 आर फॉर्म्ड इन अल्कालाइन मीडियम बट डीकंपोजेस टू Fe2O3। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पे एनसीईआरटी ने रेफरेंस दे रखा है, अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी ने बहुत क्लियर भाषा में कह रखा है कि ये क्या होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये क्या होता है, एक्चुअल में मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। एनीवे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि हाँ भाई ये मिक्स्ड ऑक्साइड है तो क्या होगा अब। तो यहां पे देखिएगा बेसिकली होगा क्या, सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, FeO लेते हैं, और साथ में क्या लेते हैं, Cr2O3। प्रिपरेशन ऑफ उसमें आ जाओ, K2Cr2O7 में आओ, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 में उसमें क्या दिया गया है? उसमें सबसे पहले एयर दिया गया है, देखिए ढंग से, वहां पे एयर दिया गया है या कोई नाइट्रेट दिया गया है? कोई भी नाइट्रेट ले लो या क्या ले लो, बोलो जल्दी, एयर ले लो, हाँ या ना? एयर, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 में सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, FeO.Cr2O3 लेते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 एकदम ऑक्सोकेटायन के बाद होगा, DNF ब्लॉक का लास्ट वाला होगा, F ब्लॉक का नहीं, D ब्लॉक का, हाँ ये रहा, ठीक है। अगर हम बात करें, आपने लिया FeO.Cr2O3 लिया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बोलो जल्दी? सबसे पहले एयर लिया गया है, एयर के साथ साथ आप नाइट्रेट भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम आपसे बात करें, सुनिएगा, नीचे दिया गया है Na2CO3, क्या दिया गया है? Na2CO3। अब ढंग से सुनना, होता क्या है, एयर क्या है आपको मैंने बताया था, एयर इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस, और उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में भी सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है आपका O2, और क्या पाया जाता है? N2। क्या पाया जाता है? O2 एंड N2 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? O2 एंड N2। अब देखो N2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, तो ये तो एटमॉस्फेयर को क्या बनाएगा? इनर्ट बनाएगा। ये क्या बनाएगा? इनर्ट बनाएगा। ये बनाएगा एटमॉस्फेयर को इनर्ट बना देगा, क्योंकि ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन O2 किसकी तरह काम करेगा? तो जवाब है O2 काम करता है एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ, ठीक है। तो अब ये क्या करता है? तो ये आयरन को भी ऑक्सीडाइज करेगा। आयरन कितने में है अभी? अगर हम यहां पे बात करें तो +2 में है। अगर हम यहां से देखें तो +2 में पता चल रहा है, आगे जाने पे ये क्या बना देगा? Fe2O3। अब इससे क्या हुआ? 3 दूना 6, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है? -2। तो कितने ऑक्सीजन है? 3, 3 दूना कितना हो गया? -6।
मतलब एक आयरन कितने में आ गया, +3 में, यानी +2 से +3 ले गया आयरन को। अरे हाँ ना बोलो भाई। और साथ में यहां पे क्या बनता है, तो यहां पे आप मुझे बताइए, ये मीडियम बना रहा है बेसिक, ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये मीडियम को कैसा बना रहा है, बेसिक। ठीक है, मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं, मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, उनका नेचर एक जैसा होता है। तो NaOH अगर बेसिक है तो Na2O भी कैसा है, बेसिक है। और Na2CO3 भी कैसा है, बेसिक है। समझ रहे हो, Na2SO4 भी अगर वो ले लेता स्लाइड तो वो भी कैसा माना जाता, स्लाइड। CrO4 बन जाता है, क्या बन जाता है, Na2CrO4। अब एनसीईआरटी इनके बारे में क्या कहती है कि भाई देखो, बेस जो है, एक चीज समझना, जो डी ब्लॉक के ऑक्साइड होते हैं ना, उनका एक नेचर होता है। उनका नेचर क्या होता है सर, जो +1 वाले हैं, जो +2 वाले हैं, और जो +3 वाले होते हैं, वो जनरली कैसे होते हैं, बेसिक। अगर हम बात करें जो +5 वाले होते हैं, जो +6 वाले होते हैं, और +7 वाले जनरली कैसे होते हैं, एसिडिक। इस बात को ऐसे रिलेट कीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आपको ये एक बात कभी बताई थी मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एक और बात मैंने बोली थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना बढ़ेगा। क्या बोला था मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना बढ़ेगा। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ईएन ज्यादा होगी या इनकी ईएन ज्यादा होगी, नीचे वालों की। और मैंने दूसरी बात आपसे क्या बोली थी भाई, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ भी होता है, बोला था या नहीं बोला था। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। पता चला कि सर +4 वाला कहां आएगा, तो +4 वाला एम्फोटेरिक बनता है। क्या बनता है बोलो जल्दी, एम्फोटेरिक। ये सामान्यता देखा गया है, नॉट ऑलवेज। पहली चीज सामान्यता ये लगता है रूल, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं तुमसे बात करता हूं डी ब्लॉक का ये ऑक्साइड है, और ऑक्साइड कौन सी अवस्था में है, +1 +2 +3 में है, या +5 +6 +7 में है, मतलब बेसिक होगा या नॉन बेसिक होगा। तो एक बात बताओ, क्या बेस बेस में सॉल्यूबल होगा, ये मुझे बताओ, बेस बेस में घुलेगा, कभी नहीं घुलेगा भाई। बेस एसिड में घुलता है और एसिड बेस में घुलता है, समझ रहे हो, बेस बेस में नहीं घुलता है, एसिड एसिड में नहीं घुलता है। तो अगर नहीं किसी को पता हो, कॉपी के अंदर लाइन लिखो, बेस बेस में नहीं घुलता है, 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 ठीक है। मतलब बेस बेस में घुलेगा नहीं, और अगर बेस बेस में घुलेगा नहीं तो क्या, एक बात बताओ, ये जो होगा ये रेजिड्यू बन के बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा उस मीडियम में। इसीलिए एनसीईआरटी ने इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि भाई ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है रेजिड्यू। क्या बन जाता है, रेजिड्यू। अब बताओ, मान लो कंटेनर है मेरा मेरा एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर ये दो स्पेसीज बनी हुई है। अब बताओ, मैं आसानी से छान किसको लूंगा और मीडियम में बच कौन जाएगा, ये मुझे बताओ सोच के। अगर ये दोनों बन रहे हैं तो कौन किसे आसानी से मैं छान लूंगा और कौन बच जाएगा, Fe2O3 वहीं पे बच जाएगा। और एक बात तो, छान किसको लूंगा मैं, Na2CrO4। इसीलिए एनसीईआरटी ने इसको लिखा है कि ये फिल्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेट। जो छन के नीचे आ जाए उसको हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट। अच्छा एक बात बताओ, आपका उद्देश्य क्या बनाना है, आपका उद्देश्य बनाना K2Cr2O7 है या Na2CrO4 है, ये मुझे बताओ। K2Cr2O7। अच्छा एक बात बताओ, ये इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, क्या सोडियम क्रोमेट है या सोडियम डाइक्रोमेट है, सोडियम क्रोमेट है। मतलब ये क्या हो गया आपका, क्रोमेट। क्या क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाने का मेथड आपको पता है या नहीं पता है। अगर मान लीजिए क्रोमेट से मुझे डाइक्रोमेट बनाना है तो मैं क्या लूंगा यहां पे, ये बताओ, कौन सा मीडियम लूंगा, एसिडिक या बेसिक। डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट होता है बेसिक मीडियम में, ऑरेंज से येलो।
तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है तो अब मीडियम कैसा लूं? एसिडिक मीडियम ले लो। यहां पे जैसे ही मैं एसिडिक मीडियम इनको दूंगा, क्या दूंगा बोलो जल्दी? एसिडिक मीडियम। इसीलिए वो यहां पे उपयोग करता है किसका? एसिड का। एसिडिक मीडियम दूंगा, ये तुरंत क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Na2Cr2O4। क्या बन जाएगा? Na2Cr2O4। अब Na2Cr2 सॉरी Cr2O7 क्या बन जाएगा? Na2Cr2O7। ये क्रोमेट था, अब ये क्या बन चुका है? डाइक्रोमेट। क्या बन चुका है? डाइक्रोमेट। अब एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं जालक प्रभाव का नियम, यानी रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट। लिखो पहले रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट क्या कहता है। लिखो पहले रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट क्या कहता है। रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट, स्मॉल साइज कैटायन, स्मॉल साइज कैटायन, रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट, जालक प्रभाव के नियम। लिखो रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट, जालक प्रभाव के नियम। सबसे पहले स्मॉल साइज कैटायन forms good lattice, forms good lattice, forms good lattice with, forms good lattice with a small size anion, with a small size anion। छोटा कैटायन छोटे एनायन के साथ अच्छा लेटिस बनाएगा, बड़ा कैटायन बड़े एनायन के साथ अच्छा लेटिस बनाएगा। तो दूसरी लाइन लिखो एंड लाइन चेंज कर लो। अब लिखो अगला एरो देखें कि लार्ज साइज कैटायन, लार्ज साइज कैटायन, लार्ज साइज कैटायन, लार्ज साइज कैटायन forms strong lattice, forms strong lattice, forms strong lattice with large size anion, with large size anion, with large size anion, with large size anion। ठीक है, अब सोचना जरा गौर से, Na2Cr2O7 है। अब इस मीडियम के अंदर मैंने क्या डाल दिया? मान लो मैंने डाल दिया KX, X की जगह कुछ भी ले लो, Cl ले लो, Br ले लो, I ले लो, कुछ भी ले लो। अब एक बात मुझे बताओ कि यहाँ K प्लस है और यहाँ X माइनस है, यहाँ Na प्लस है। Na प्लस और K प्लस में साइज किसकी बड़ी होती है ये बताओ? K प्लस की साइज बड़ी होती है। अगर हम साइज की बात करें तो साइज किसकी बड़ी होगी? साइज बड़ी होगी किसकी? आपकी अगर हम बात करें K प्लस। तो क्रोमेट आयन एक बहुत बड़ा एनायन है, उसके साथ के अच्छा लेटिस बनाएगा या Na अच्छा लेटिस बनाएगा? हाँ, के बनाएगा। फिर से रूल ऑफ लेटिस इफेक्ट पढ़ो, क्या लिखा है मैंने? स्मॉल साइज कैटायन फॉर्म्स गुड लेटिस विथ स्मॉल साइज एनायन। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं? लार्ज साइज कैटायन फॉर्म्स गुड लेटिस विथ लार्ज साइज एनायन। अब एक बात बताओ, यहां पे Na प्लस है और यहां पे K प्लस है। मैं कह रहा हूं साइज किसकी बड़ी है? K प्लस की। और मैं कह रहा हूं क्रोमेट आयन जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा एनायन है, बहुत बड़ा एनायन है, पॉलीएटॉमिक एनायन है भाई, तो बहुत बड़ा एनायन है, एक से बहुत ज्यादा एटम है इसके अंदर। तो आप मुझे बताइए, एक चीज सोच के बताइए कि एक बात मुझे बताइए कि Cr2O7 के साथ अच्छा लेटिस बनाएगा या Na के साथ अच्छा लेटिस? के साथ। इसीलिए यहां पे लिखा गया है, इसीलिए यहां पे लिखा गया है, यहां पे अगर हम बात करें क्या कन्वर्ट हो जाएगा ये लात मारेगा, किसको लात मारेगा? Na प्लस को, चल भाग यहां से। और यहां पे क्या बना लेगा? K2Cr2O7। और फाइनली यहां पे पिक्चर में क्या आ जाएगा? NaX आ जाएगा। क्या आ जाएगा? NaX आ जाएगा। तो अगर हम बात करें आपने किससे बनाया? सबसे पहले तो क्रोमाइट ओर से बनाया। किससे बनाया बोलिए जल्दी? क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर की ब्यूटी क्या है कि ये कैसा होता है बोलो जल्दी? क्रोमाइट ओर कैसा होता है? मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। कैसा होता है बोलो जल्दी? मिक्स्ड ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड है ये? मिक्स्ड ऑक्साइड है। कैसा है बोलो जल्दी? मिक्स्ड ऑक्साइड है। इस बात की भी चर्चा एनसीईआरटी ने कर रखी है। मैं आपको ये बात दिखाना चाहूंगा एनसीईआरटी ने कहां की हुई है। तो इस बात को मैं अगर आपको दिखाऊं एनसीईआरटी के अंदर, तो एनसीईआरटी ने कहां दिया हुआ है देखो। जब एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी में पेज नंबर 232 पे जाओगे, ठीक है, तो पुरानी एनसीईआरटी में 232 और नई वाली एनसीईआरटी में मैं आपको बता दे रहा हूं 232 है ना, मतलब ये 100 के करीब जाके देखो, 100 के करीब जाके यहां पे एनसीईआरटी के अंदर जाके आप देखिए, एनसीईआरटी के अंदर आप जाके देखिए। लाइए मैं नई वाली एनसीईआरटी में बता देता हूं ये कहां लिखी हुई है। पुरानी वाली एनसीईआरटी वाले तो पेज नंबर यही रहेगा, और नई वाली एनसीईआरटी, कितने लोगों के पास नई एनसीईआरटी है और कितने लोगों के पास पुरानी एनसीईआरटी है? सब ड्रॉपर हैं, सब ड्रॉपर हैं, एगो नहीं। इधर देखो, देखो पहली चीज
एनसीईआरटी पेज नंबर 105 पे जाओगे तो एक लाइन लिखी हुई है, ढंग से देखो, द येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। पहली लाइन क्या लिखी हुई है? द येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। क्रोमेट का कलर कैसा होता है बताना जरा? येलो। ठीक है, ये कैसा होता है? येलो। कैसा होता है? येलो। तो पहली लाइन क्या लिखती है एनसीईआरटी? द येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इज फिल्टर्ड विथ एसिडिफाइड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड उसने मेंशन किया है कि एसिड के तौर पे आपको यहां पे क्या लेना है? H2SO4 लेना है। क्या ले लेना है? H2SO4। आगे क्या लिखता है? टू गिव अ सॉल्यूशन फ्रॉम विच ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट। यानी कि क्या ऑरेंज आपको क्या ऑब्टेन होगा? यहां से ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट ऑब्टेन होगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? येलो से ये ऑरेंज बनता है। अब आगे अगर आप जाते हैं तो आगे आपको देखिए अगली रिएक्शन, देखिए क्या लिखा है? सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या कह रहा है? सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। यानी यहां से अगला सवाल आपसे जो पूछा जाएगा, वो अगला सवाल क्या पूछा जाएगा? इसको मैं हटा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, ये तो लिखवा दिया था ना कल। अब देखो यहां पे अगली लाइन क्या लिखता है? पेज नंबर 106 पे, न्यू वाली एनसीईआरटी में 106 है, ठीक है, पुरानी वाली में 232 के करीब है। ये जहां फोटो बनाया गया ना, उसकी ऊपर वाली लाइन पढ़ो, उसकी ऊपर वाली लाइन। तो यहां पे देखो एनसीईआरटी में अगली बात क्या लिखी गई है कि यहां पे देखना जरा गौर से, सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये वाली एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो पेज नंबर 106 पे है, ठीक है, 106 पे, और इसके पहले वाला 105 पे। सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल। सोडियम डाइक्रोमेट क्या लिखता है? सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। यानी ये कहना क्या चाहता है कि अगर मैं बात करूं Na2Cr2O7 और मैं क्या बात करूं K2Cr2O7, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इन दोनों में ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी आएगी? तो सॉल्युबिलिटी किसकी आएगी? बोलिए जल्दी। सॉल्युबिलिटी आएगी आपकी Na2Cr2O7। The latter is therefore prepared by treating the solution of sodium dichromate विथ पोटेशियम क्लोराइड। अब लेटर किसको बोल रहा है? लेटर अगर हम बात करें तो जो बाद में बन रहा है, जो बाद में बन रहा है उसको हम कैसे बनाते हैं कि हम सबसे पहले सोडियम क्रोमेट लेते हैं, एसिडिक मीडियम रखते हैं, तो लेटर यहां पे अपना क्या हो जाता है? प्रिपेयर हो जाता है, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप यहां पे देखिए रिएक्शन दी गई है, Na2Cr2O7 प्लस 2KCl, K2Cr2O7 प्लस क्या बन गया? NaCl बन गया। अब क्या लिखता है? सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों के दोनों क्या होते हैं? तो एक तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑर्डर मत लिख लेना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं K2Cr2O7। एक मिनट, इधर इधर इधर, यहां पे रिएक्शन ढंग से देखो, Na2Cr2O7 दिया, K2Cr2O7 दिया, बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों के दोनों किसकी तरह काम करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। द सोडियम सॉल्ट हैज ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ना एक लाइन लिखो, किसी के नाम के आगे सोडियम लग गया, किसी के नाम के आगे सोडियम लग गया, किसी के नाम के आगे सोडियम लग गया, मतलब वो पानी में घुलनशील है, मतलब सॉल्युबल है, ठीक है, पानी में क्या है? घुलनशील है, मतलब सॉल्युबल है बेसिकली। किसी के नाम के आगे सोडियम लग गया मतलब कि वो पानी में घुलनशील है, ब्रैकेट में जनरली, क्योंकि एक जगह नहीं होता है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस के अंदर। एनीवे, अगर हम बात करते हैं, लिख लेना जनरली ब्रैकेट में, ठीक है, किसी के नाम के आगे सोडियम लग गया मतलब वो पानी में घुलनशील है, यानी सॉल्युबल है, ठीक है, यानी सॉल्युबल है, और ब्रैकेट में लिख लेना वहां पे जनरली, ठीक है, और उसको जनरली को 3 स्टार मार्क कर देना, ठीक है, क्योंकि एक जगह नहीं होता है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस के अंदर, ठीक है। इधर देखो, सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द सोडियम सॉल्ट हैज ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। मतलब जो सोडियम जिसके नाम के आगे लग गया मतलब वो पानी में कैसा होगा? घुलनशील होगा। तो सोडियम सॉल्ट हैज ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सोडियम सॉल्ट जो होते हैं वो पानी में ज्यादा घुलनशील होते हैं, एंड एक्सटेंसिवली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसीलिए Na2Cr2O7 हुआ, K2Cr2O7 हुआ, Na2CrO4 हुआ, K2CrO4 हुआ, KMnO4 हुआ, O3 इन प्रेजेंस ऑफ Zn हुआ, इन सब को क्या माना जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। अब अगली लाइन क्या लिखता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या लिखता है? बोलो जल्दी। पोटेशियम डाइक्रोमेट
is used as primary standard in the volumetric analysis. What is this primary standard? पहले लिखो primary standard, primary standard, primary standard, primary standard लैब के अंदर यूज होने वाले, लैब के अंदर यूज होने वाले प्राइमरी स्टैंडर्ड, लैब के अंदर यूज होने वाले ऐसे रिएजेंट को कहा जाता है, ऐसे रिएजेंट को कहा जाता है जिनको बात बात पे, जिनको बात बात पे प्राइमरी स्टैंडर्ड लैब के अंदर यूज होने वाले ऐसे रिएजेंट को कहा जाता है जिनको बात बात पे स्टैंडर्डाइज नहीं करना पड़ता, जिनको बात बात पे स्टैंडर्डाइज नहीं करना पड़ता, जिनको बात बात पे स्टैंडर्डाइज नहीं करना पड़ता। पहला बात। दूसरी बात लिखो, जो इजिली डिकम्पोज नहीं होते, जो इजिली डिकम्पोज नहीं होते, जो इजिली डिकम्पोज नहीं होते। जो इजिली डिकम्पोज नहीं होते। तीसरी बात लिखो, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते, 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 जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? मतलब कि सिंपल सी बात सुनो, आप गए मार्केट से खरीद के लेके आए सोडियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, रख दिया, एगो उड़ गया थोड़े दिन बाद। मतलब कल रिएक्शन करवानी है, आज आपने पूरी तैयारी कर ली, लैब के अंदर लाके उनको रख दिया, पता चला 5 ग्राम लेके आए थे, बचा आया 2 ग्राम। फिर से स्टैंडर्डाइज करो। क्यों? क्योंकि आपको जरूरत 5 ग्राम की थी, तभी तो आप 5 ग्राम लेके आए थे। नहीं सर, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब हम तो ज्यादा ही लेके आते हैं। तो ज्यादा भी लेके आओगे चचा, तुम क्या गारंटी ले सकते हो? 7 ग्राम लेके आए, अब मान लो तुमको जरूरत 4 ग्राम की, उड़ गया वो 3 ग्राम, 3 ग्राम मतलब बचा, बाकी उड़ गया। तो फिर क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, फिर से वापस उस स्टैंडर्ड में लाके फिट करो। मतलब ये पता है, हाफ गर्लफ्रेंड की तरह होते हैं, जिनको बात बात में मनाना नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? तो यहां पे जरा गौर से समझना कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी की केमिस्ट्री में जब लैब के अंदर जाके एनालिसिस करने वाले होते हैं, तो एक प्रॉपर अमाउंट में रिएजेंट की रिक्वायरमेंट है। पता चला रिएजेंट लाके रखा, उड़ गया वो, फिर स्टैंडर्डाइज करो, फिर यूज करो। मतलब उनको बात बात में स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। अब ये टेंडेंसी क्यों आ सकती है? हो सकता है वो ब्रेक कर जा रहे हो, जैसे कि KMnO4 एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। अगर आपसे सवाल पूछ दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग can be used as, which of the following can be used as primary standard in the lab, primary standard in the lab, primary standard in the lab। अगर आपसे ये पूछ दिया कि प्राइमरी स्टैंडर्ड इन द लैब के अंदर अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पे यूज करना है, किसको लूं? KMnO4 ले लूं? पहला वो बोलेगा, KMnO4 ले लूं, तो आंसर कहना नहीं। क्यों? मैंने बोला है प्राइमरी स्टैंडर्ड वो होते हैं जो इजिली डिकम्पोज नहीं होते हैं। भाई साहब को हल्की सी हीट मिलती है ना, कहते हैं हम तो तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये टूट जाते हैं। MnO2 प्लस किस में टूट जाते हैं? O2 में टूट जाते हैं, इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए इनको प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पे यूज नहीं किया जाता है, ये इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं। आपसे दूसरा सवाल डाल दिया उसने, दूसरा ऑप्शन डाल दिया कि बताओ क्या मैं Na2Cr2O7 ले लूं, Na2Cr2O7 ले लूं? कहना मत लेना साहब। क्यों? क्योंकि अभी लिखा है एनसीईआरटी ने कि इनका हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, ये पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील होते हैं, मॉइस्चर मिला तुरंत क्या कर जाएंगे? मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसीलिए कहा जाता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की वजह से इनको कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की वजह से, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की वजह से हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। इसलिए एनसीईआरटी माता रानी इनके लिए कहती हैं कि भैया देखो, सोडियम जिसके नाम के आगे लग गया मतलब वो घुलनशील है पानी के अंदर, ठीक है, इसीलिए इनको नहीं यूज किया जाता है। तीसरा ऑप्शन वो बोलेगा कि बताओ, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं K2Cr2O7 को इनकी जगह ले सकता हूं? आंसर क्या होगा? यस, K2Cr2O7। क्यों? अभी लिखा पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। और चौथा ऑप्शन देगा ऑल या नन,
ऑल या नन कुछ भी दे दे या कोई और चिपका दे यार, अपने को मतलब ही नहीं है, ठीक है। ऑल या नन कुछ भी चिपका दे, आपको बस इतना याद रहना चाहिए कि K2Cr2O7 जो होता है इसको बात बात में स्टैंडर्डाइज नहीं करना पड़ता। और इसके पीछे कारण क्या है सर? रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट। रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट। अब देखो, अगर आपको ये बात समझ में आई है कि ये बना कैसे है, तो आपको वो बात समझ में आएगी। जालक प्रभाव का नियम ये कहता है कि बड़ा केटायन विथ बड़ा एनायन स्टेबल लैटिस बनाएगा, इसलिए वो इजिली ना तो डिकम्पोज होगा, ना तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और बात बात में उसको स्टैंडर्डाइज नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट इस बात को सपोर्ट करता है कि K2Cr2O7 एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे तो यूज किया ही जाता है, साथ में एक अच्छे प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पे भी उसको उपयोग किया जाता है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्की बात है। तो अगर हम आपसे बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बेस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड, तो आंसर क्या चला जाएगा? बोलिए जल्दी। K2Cr2O7। एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन लिखी गई और सवाल इसके ऊपर पूछा जा सकता है। तो इसको तो मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, यहां पे देखना। अब बात आती है, एक चीज और समझना, एक चीज मैं क्या कह रहा हूं तुमको समझने के लिए कि भाई मैंने आपसे क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? क्या KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है? है या नहीं है? अच्छा, K2Cr2O7 है या नहीं है? ये भी है। अच्छा एक बात तो, Na2Cr2O7 है या नहीं है? Na2Cr2O7 भी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बात करें NaCrO4 है कि नहीं है? वो भी है। सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक बात बताइए, इन दोनों में कंपटीशन लगता है कि इन दोनों में तगड़ा कौन है? तो आंसर क्या है? KMnO4। इसके कितने एविडेंस है? टोटल 2। पहला कौन सा है? हीटिंग इफेक्ट। पहला क्या है? हीटिंग इफेक्ट। पहला है हीटिंग इफेक्ट, और दूसरा क्या है? अगर हम बात करें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या था कि भैया देखो, इसको कह रहे थे कौन कौन मिलके कह रहे थे ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है? VBT भी कह रहा था, और कौन कह रहा था? CFT भी कह रहा था। और इसको कौन प्रूफ करने में लगा हुआ था? ओनली CFT। ओनली CFT इस बात को मानता है कि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब आप मुझे बताइए कि दो 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 इस बात के एविडेंस हैं कि एक तो हीटिंग इफेक्ट है और एक कौन सा है? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अगर हम बात करें तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इस बात को सजेस्ट करता है कि ये दोनों में से तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? KMnO4। बहुत सिंपल सी बात मैं करता हूं, आपको एक पर्पल कलर का मैंने सॉल्यूशन दिखाया था और मैंने एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन दिखाया था। ऑरेंज वाले को पर्पल में डालूंगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हल्का सा कलर चेंज होगा, रेडिश हो जाएगा, हल्का रेडिश हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैंने पर्पल वाले को ऑरेंज में डाल दिया, पता है वो पूरा डार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वो भारी पड़ेगा, किसके ऊपर भारी पड़ेगा? सोडियम डाइक्रोमेट, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऊपर। इसीलिए अगर हम बात करें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी देखेंगे, अगर आप चाहें तो मैं करके दिखा सकता हूं, लेकिन आज नहीं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, उसके लिए नीचे से लाना पड़ेगा अभी। आप उसमें अगर चेंज करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ऑरेंज वाले में पर्पल को मिलाओगे तो उसका कलर पूरा एकदम कैसा हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भारी पड़ रहा है। KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंपेयर टू K2Cr2O7। और इस बात का अगर किताबों के जरिए हम एविडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट आपको दिया गया है। हीटिंग इफेक्ट का मतलब है जब भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिखो हीटिंग इफेक्ट में बेसिकली हम हीट करते हैं। 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 और हीट करने पर 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 K2Cr2O7 और KMnO4, K2Cr2O7 और KMnO4 चूंकि दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, चूंकि दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, चूंकि दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इसलिए O2 रिलीज कर देंगे। इसलिए क्या रिलीज कर देंगे? बोलो जल्दी। O2 रिलीज कर देंगे। क्या रिलीज कर देंगे? बताओ। O2 रिलीज कर देंगे। O2 रिलीज कर देंगे। इसलिए क्या कर देंगे? O2 रिलीज कर देंगे। इसलिए क्या रिलीज कर देंगे? O2 रिलीज कर देंगे। ठीक है, इसलिए O2 रिलीज कर देंगे। इसलिए O2 रिलीज कर देंगे। अच्छा एक बात मुझे बताओ, Mn+7 से कहां आ रहा था? ये मुझे बताओ, Mn+7 से कहां आता है? तो Mn+2 में आता है, मैंने ये बोला था। और दूसरा मैंने क्या बोला था? एक बात तो, Cr+6 से कहां आ रहा है? +3। अच्छा एक बात तो, ज्यादा ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? ज्यादा ऑक्सीडेशन का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खा रहा है? ये कितने इलेक्ट्रॉन खा के आ रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन।
और ये कितने इलेक्ट्रॉन खा के आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए अब कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, KMnO4। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खाए वो ज्यादा ऑक्सीडेशन करेगा, तो लिखो ये भी बात, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खाए वो ज्यादा ऑक्सीडेशन करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खाएगा वो ज्यादा ऑक्सीडेशन करेगा। ये बात भी इसी को सपोर्ट कर रही है। 5 इलेक्ट्रॉन खा रहा है, ये 5 इलेक्ट्रॉन खा रहा है, और ये कितना इलेक्ट्रॉन खा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन खा रहा है। भाई ये पूरा नोट्स लिख लेना, मैं पहले बता दे रहा हूं, एंड में जाके पीपीटी से पढ़ने के लिए सोचोगे कुछ ना हो पाने वाला, लगता है अपने को हम कर लेंगे, नहीं हो पाता है भाई। फिर कहीं ना कहीं वही क्लिकिंग पॉइंट छोड़ोगे, और छोड़ोगे वही एग्जामिनर जनरल चीजें नहीं पूछता है आपसे, समझ रहे हो। यहां पे ध्यान देना कि Mn+7 से +2 और ये +6 से +3, ये 3 इलेक्ट्रॉन खा रहा है, कम ऑक्सीडेशन कर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खा रहा है, ज्यादा ऑक्सीडेशन कर रहा है। कितने एविडेंस और दिए जाए भाई, दोनों में तगड़ा कौन है, KMnO4 है, दोनों में तगड़ा कौन है, KMnO4 है। अब तीसरी बात मैंने आपसे क्या बोली, तीसरी बात मैंने बोली कि भैया K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन कौन से मीडियम में, ओनली इन एसिडिक मीडियम। कौन से मीडियम में बोलो जल्दी, ओनली इन एसिडिक मीडियम। किसके अंदर काम करता है, ओनली इन एसिडिक मीडियम, ओनली इन किसके अंदर बोलो जल्दी, एसिडिक मीडियम के अंदर। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कहां काम करता है, न्यूट्रल के अंदर भी काम करता है, एसिडिक के अंदर भी काम करता है, और फेंटली अल्कालाइन मीडियम, मतलब हल्का अल्कालाइन मीडियम लोगे, हल्का अल्कालाइन मीडियम लोगे यानी हल्का बेसिक मीडियम भी लोगे, वहां पे भी किसकी तरह काम करेगा, वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहां, न्यूट्रल में भी, एसिडिक में भी, और हल्का अल्कालाइन में भी। और ये किस में काम करता है, सिर्फ एसिडिक। अच्छा एक बात बताओ, ये +7 से +2 आ रहे हैं, तो ये सामने वाले का इलेक्ट्रॉन खा रहे हैं या सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब उसका प्लस बढ़ाएंगे या घटाएंगे, उसका सामने वाले का जिसका इलेक्ट्रॉन खा रहे हैं उसका प्लस बढ़ाएंगे या घटाएंगे, मतलब सामने वाले का प्लस बढ़ाएंगे, मतलब सामने वाले का प्लस बढ़ाएंगे, सामने वाले का प्लस बढ़ाएंगे, सामने वाले का प्लस बढ़ाएंगे। समझ रहा हूं मेरी बात को, ये बात मैं चाहूंगा तुम नोट्स के अंदर पहले लिख लो, ये बात नोट्स के अंदर लिख लो, क्योंकि इसी के बाद सारी चीजें आधारित हैं। ये बात एगो पूछ रहा है सर KMnO4 Mn+7 से +2 में आ गया, तो कैसे, इसी बैच का था, मैं कंफर्म हूं, क्योंकि पीपीटी जो उसने भेजी थी मैं समझ गया था वहां से। कहता क्या है कि सर एक बात है, ये +7 से +2 आ रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हुआ। भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है क्योंकि ये सामने वाले का इलेक्ट्रॉन खा रहा है। कह रहा है ये तो रिड्यूस हो रहा है ना। अब बोले अरे गधा, ही सामने वाले का खा के ही तो खुद कैसा हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है। चले, नोट कर लिया। चलें आगे चलें, जल्दी जल्दी लिखो भाई, ठीक है। अब आइए इधर देखिए, जैसे देखिए H2S में सल्फर कितने में है ये मुझे बताइए, -2 में है, हाँ है ना, ये -2 में है, और ये किस में आ चुका है, अब 0 में आ चुका है। मतलब सामने वाले के ऊपर -2 था, 1 इलेक्ट्रॉन खाया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन खाया, समझ रहा हूं मेरी बात को, तो सामने वाले का इलेक्ट्रॉन खा के -2 से कहां इसको भेज दिया, 0 में। यहां पे देखो एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है, -2, कितने ऑक्सीजन है, 2, 2 दूना -4, तो एक बात है, ये सल्फर कितने में आ गया, +4। अब +4 से इसको कहां भेज चुका है, ये देखो, तो 4 दूना, जितना नेगेटिव रहता है उतना घटाना होता है, और जितना पॉजिटिव होगा उतना बढ़ाना होगा। तो एक बात तय है, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना आएगा, -2, ठीक है। अब सुनना ढंग से, इसमें कोई रिडॉक्स वेडॉक्स नहीं है, नॉर्मल सी बात है। एक ऑक्सीजन की वजह से -2, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, चार्ज कितना आया, -8। मैंने कहा जितना माइनस है उतना इलेक्ट्रॉन घटा दो, मैंने क्या बोला, बोलो जल्दी, जितना माइनस है उतना इलेक्ट्रॉन घटा दो, उतना इलेक्ट्रॉन घटा दो, उतना इलेक्ट्रॉन घटा दो, उतना इलेक्ट्रॉन क्या करो, बोलो जल्दी, घटा दो। तो अब -8 है, -8 में से कितना घटाओगे, कितना हटाओगे, -2, बचा कितना, +6। तो पहले ये +4 में था, अब इसको लेके गया +6 में, आराम से इलेक्ट्रॉन खा लिया। अब देखो ये बात याद रखना, कुछ लोग नाइट्रो ग्रुप याद रख लेते हैं, NO2, NO2 नहीं है, ये है नाइट्राइट। क्या है बोलो जल्दी, नाइट्राइट। ये बात कहां लिखी गई है, नाइट्राइट।
अब अगर मैं तुमसे बात करता हूं, नाइट्राइट है और यहां से नाइट्रेट को किसमें ले जा रहा है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, किसमें ले जा रहा है, नाइट्रेट। आपको पता है 8 कब लगता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। किसमें लगता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। 8 कहां लगता है ये मुझे बताओ, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। कहां लगता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये बताओ सल्फाइट है या सल्फेट है, इसका नाम क्या बनेगा, सल्फाइट। क्या नाम बनेगा बोलो जल्दी, सल्फाइट। इसका नाम बनेगा सल्फाइट, यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, देख लो कितना है। देख एक सिंपल सा आपको वो करना है, 2 दूना 4, 4 में से कितना घटाओगे, 1 बचा, कितना है ये बोलो जल्दी, +3। अब बताओ 3 दूना 6, 6 में से 1 घटाओगे, अब कितना बचा, +5। यानी पहले ये +3 में था, इलेक्ट्रॉन खा के इसका +5 में भेज दिया। अब बताओ ये कितने में, 3 दूना 6, 6 में से कितना घटा दो, 2 बचा, कितना, +4। अब +4 से कहां भेज दिया इसने, +6। 4 दूना 8, 8 में से 2 घटा दो, कितना बचा, +6। यानी सल्फाइट को किस में भेज दिया भाई ने, सल्फेट में। किस में भेज दिया, सल्फेट। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हम बात करें स्टैनिक स्टैनेट, ठीक है, 2 चीजें होती हैं। अब सुनना जरा गौर से, ये +2 में थे भाई साहब, इनको उठा के कहां भेज दिया, +4 में। ये भाई साहब +2 में थे, अब इसको किस में भेज दिया, +3 में। एक होता है फेरिक, एक होता है फेरस। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब इधर देखो, ये किस में था, Br- था, इसका इलेक्ट्रॉन खींच के किस में भेज दिया, 0 में। इसमें तुम्हें दिक्कत आ सकती है, तो सुनो क्या होता है दरअसल। Br- है, समझना है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब ऐसे 2 Br- ले लो, अब समझो, तब आपको इजिली एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, वरना यहां 2 Br लिख के मैंने एक ही Br लिखा ना, तो फिर तुम आधी जनता वहीं पे कंफ्यूज रहती है। देखो इसका क्या करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा, ठीक है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा, बोलो हाँ है ना। अब ये माइनस से किस में आ गए, तो ये माइनस से आ जाएंगे बेचारे किस में, Br फ्री रेडिकल। और यहां पे क्या आ जाएगा, Br फ्री रेडिकल। क्या फ्री रेडिकल एक इंटरमीडिएट होता है, क्या बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है या बहुत कम रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा या बहुत कम, बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या करेगा, ये कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके ये क्या बनाएगा बताना जरा, Br2। क्या बनाएगा बोलो जल्दी, Br2। ये क्या बना लेगा, Br2 बना लेगा। क्या बना लेगा बोलो जल्दी, Br2। अब देखो जरा गौर से, I- से I2 कैसे बनाया, तो भाई मेरे यहां पे क्या ले लो, अब I ले लो, और यहां पे क्या ले लो आप मेरे, I ले लो। तो यहां क्या बनेगा, I फ्री रेडिकल, यहां भी क्या बनेगा, I फ्री रेडिकल। अब कंबाइन करके क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा। यानी कि ये -1 में थे, इनको 0 में ले गया, -1 में थे 0 में ले गया। कैसे ले गया, इलेक्ट्रॉन खा के ले गया उनका, समझ रहे हो। तो अब अगर इसकी हम बात करते हैं, C2H5OH, कोई भी अल्कोहल लेते हो, अब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, इस बात को समझिएगा। दरअसल अगर हम बात करें अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके लिखा हुआ है। अब यहां पे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। समझिएगा मेरे भाई, ऑक्सीडेशन के लिए क्या होता है अल्कोहल में। जब भी कभी भी केमिस्ट्री की दुनिया में CH3 CH2 CH2 CH और OH, इनको बोला जाता है ऑक्सीडाइजेबल H। क्या बोला जाता है बोलो जल्दी, ऑक्सीडाइजेबल H। क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजेबल H। इनको भी क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडाइजेबल H। सर इनको बोला जाएगा क्या, नहीं बोला जाएगा। हमको कैसे पता चलेगा पेपर में बैठा बैठा कौन ऑक्सीडाइजेबल है कौन नहीं है। जब कभी कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, जब कभी कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, जब कभी कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, तो उस कार्बन से जुड़े हुए हर वो H को कहा जाएगा ऑक्सीडाइजेबल H। अब यहां पे क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि भाई इसके साथ कोई ऑक्सीजन जुड़ा ही नहीं है। कैसे बोलोगे ऑक्सीडाइजेबल H, ये मुझे बताओ। तो अगर हम बात करें, जब कभी केमिस्ट्री की दुनिया में कार्बन से क्या जुड़ा हो, ऑक्सीजन जुड़ा हो, तो उस कार्बन से जुड़े हुए हर वो H को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडाइजेबल H कहा जाता है। लिखो कॉपी के अंदर ये लाइन लिखो। जब कभी केमिस्ट्री की दुनिया में, जब कभी केमिस्ट्री की दुनिया में, जब कभी केमिस्ट्री की दुनिया में, जब कभी केमिस्ट्री की दुनिया में कार्बन के साथ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, तो उस कार्बन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन होते हैं, तो उस कार्बन से अटैच्ड, तो उस कार्बन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन होते हैं,
तो उस कार्बन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें ऑक्सीडाइजेबल तो उन्हें ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन कहा जाता है। तो उन्हें ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन कहा जाता है। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 1 ये ले लिया आपने, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब यहां पे ये OH जुड़ा हुआ है। कितने नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजेबल H हैं? 3। सबसे पहले क्या पहचानना है कि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है क्या? यस, जुड़ा हुआ है। चाहे सिंगल बॉन्डेड जुड़ा हुआ है, चाहे डबल बॉन्डेड जुड़ा हुआ है, तो क्या ये ऑक्सीडाइजेबल H है या नहीं है, ये मुझे बताओ। क्या ये ऑक्सीडाइजेबल H है या नहीं है, ये मुझे बताओ। तो ये किसमें अच्छा, ऑक्सीडाइजेबल H करता क्या है? तो ऑक्सीडाइजेबल H की पहचान है वो किसमें कन्वर्ट होता है, बोलो जल्दी। COH बॉन्ड में। किसमें कन्वर्ट होता है? COH बॉन्ड में। ऑक्सीडाइजेबल H किसमें कन्वर्ट होता है? COH। एक और बात लिखो, जब भी CH बॉन्ड को, जब भी केमिस्ट्री की दुनिया में CH बॉन्ड को, जब भी केमिस्ट्री की दुनिया में CH बॉन्ड को COH में कन्वर्ट कर दें, COH में कन्वर्ट कर दें, COH बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन COH बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें, तो प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन का एक छोटा सा हिस्सा मैं बता रहा हूं, ठीक है। ऑक्सीडेशन अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है, बहुत अलग अलग चीजों से हो सकता है, ठीक है, लेकिन जनरल कंसेप्ट यही है। एल्डिहाइड कीटोन में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? एल्डिहाइड एसिड में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? C डबल बॉन्ड O है और C से क्या जुड़ा हुआ है? H, और वो H किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीडाइजेबल H है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COH। जब कभी केमिस्ट्री की दुनिया में कोई CH बॉन्ड COH में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ जाए तो उसे हम ऑक्सीडाइजेबल H कहते हैं और प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेशन होता है। उसे हम ऑक्सीडाइजेबल H कहते हैं। जब कभी केमिस्ट्री की दुनिया में कोई CH बॉन्ड COH में कन्वर्ट हो जाए तो प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन को कहते हैं। तो प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और उस H को ऑक्सीडाइजेबल H कहते हैं। और उस H को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजेबल H। पहचान क्या होती है? उस कार्बन से क्या जुड़ा होना चाहिए? एटलीस्ट एक ऑक्सीजन, चाहे सिंगली बॉन्डेड चाहे डबली बॉन्डेड, ठीक है। अब देखो जरा गौर से, इसको उसने किसमें, इस एल्कोहल को उसने एसिड में बदला। कैसे बदला बताओ? क्या इसके पास ऑक्सीडाइजेबल H है या नहीं है? क्या इसके पास भी एक नहीं दो ऑक्सीडाइजेबल H है? तो COH का किसमें कन्वर्ट होना? COH में कन्वर्ट होना, ये क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन। क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन। ऑलरेडी कितना OH जुड़ा हुआ था बताना जरा? एक OH ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। क्या एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। जहां स्टेबल होते हैं वो लिखवा रखा है, H बॉन्डिंग के अंदर जाके देख लेना, ठीक है। तो लिखो, एक कार्बन पे 2 OH हाईली अनस्टेबल होते हैं। एक कार्बन पर 2 OH हाईली अनस्टेबल होते हैं। एक कार्बन पर 2 OH हाईली अनस्टेबल होते हैं। एक कार्बन पर 2 OH हाईली अनस्टेबल होते हैं। एक कार्बन पर 2 OH हाईली अनस्टेबल होते हैं। एक कार्बन पर 2 OH हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा? यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो यहां से ये क्या निकल जाएगा, बोलो जल्दी? यहां से ये पानी निकल जाएगा। अब हाईली अनस्टेबल है तो पानी निकालेगा तो क्या बनाएगा? CH3। ये वाले CH3 को लिख रहा हूं, CH3। बाजू में क्या बना? C डबल बॉन्ड O, और क्या बना बोलो जल्दी? OH बना। क्या बना बोलो जल्दी? OH। यानी कि अल्कोहल को जैसे ही लिया और उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? एसिड में। किस में कन्वर्ट कर दिया? एसिड में। तो ये क्या है बोलो जल्दी? ऑक्सीडेशन। अब ऐसा ऑक्सीडेशन कहां देखने को मिलता है? जहां ऑक्सीडाइजेबल H हो। ऑक्सीडाइजेबल H की पहचान कहां होगी? कि उस कार्बन से एटलीस्ट एक ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए। समझ रहे हो? तो जितने CH बॉन्ड रहेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? COH में। एक कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो वो क्या निकाल देंगे? पानी। अच्छा ये बताओ भाई, पहले खुद कितने में था? ये पहले खुद +6 में था, अब कितने में आ चुका है? +3। और +3 का कलर कैसा होता है बोलो जल्दी? ग्रीन। कैसा होता है? ग्रीन, ठीक है।
अब एक सवाल पूछा गया SO2 से रिलेटेड, इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया एग्जाम के अंदर। अभी रिसेंटली अगर पीछे जाके देखोगे तो तुमको पता चलेगा। एक सवाल आया, सवाल क्या आया कि भाई अगर मान लो मैं यहां पे K2Cr2O7 लेता हूं और K2Cr2O7 को SO2 के साथ ट्रीट करता हूं, तो पहले ये डाइक्रोमेट है, तो डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है ये बताओ। क्या किस कलर का होता है? ऑरेंज। ये किस कलर का होता है? ऑरेंज। जैसे ही मैं SO2 से ट्रीट करता हूं, ये कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का। किस कलर का सॉल्यूशन आ जाता है? ग्रीन। किस कलर का आ जाता है? ग्रीन। लेकिन अगर मैं वहीं पे उसी ऑरेंज कलर्ड सॉल्यूशन को लेके CO2 के साथ ट्रीट कर रहा हूं, तब तो यहां पे ऑरेंज का ऑरेंज ही कलर रह जा रहा है। अब बताइए ऐसा रीजन क्या है? तो रीजन क्या है? एक्चुअल में ये सवाल क्यों पूछा गया? क्योंकि CO2 भी एसिडिक गैस है, SO2 भी एसिडिक गैस है। फर्क क्या है कि कार्बन जो है ये +4 में है और सल्फर भी +4 में है, लेकिन सल्फर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कहां जा सकता है? +4 से +6 जा सकता है। और जाने के लिए वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। और इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है तो वो इलेक्ट्रॉन खाने को आतुर है, ये इलेक्ट्रॉन देने को आतुर है। अरे हाँ ना बोलो भाई, दोनों पगलाए हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए पगलाया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए पगलाया हुआ है। तो क्या दिक्कत है? बस वही बात है कि अगर ये देने के लिए पगलाया हुआ है तो ये देगा और वो लेगा, और जब लेगा तो यहाँ पे SO2 को कैसा बोला जाता है? ये भी एसिडिक है। ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग? कहा देने लेने पे हंस रहे हो भाई? है और उसको भी लड़का को देख के हंस रहे हो तुम? गजब है। अरे मजा आ रहा है तो अंदर ही अंदर मजा लो, दुनिया को काहे दिखा रहे हो? मुस्कुरा रहे हो, एकदम कोलगेट का प्रचार कर रहे हो यार। मुस्कुराओ, मंद मंद मुस्कुराओ, समझ रहे हो? तो ये देखना जरा गौर से, सुनना मेरी बात को। SO2 के पास एक टेंडेंसी है कि वो SO3 में जा सकता है। कहां? एनसीईआरटी ने लिखा है यहाँ पे SO3 में वो जा सकता है। तुम कहोगे हैं SO3 में भेज रहे हैं, ये तो SO4 में। अबे +6 में ही गया रे गधा, SO3 में भी वो +3 में ही होगा। समझ रहे हो? तो यहां पे ये क्या कर देगा? SO2 के साथ K2Cr2O7 को ट्रीट किया गया तो वो ऑरेंज से किस कलर का हो गया? ग्रीन कलर का हो गया। क्यों? क्योंकि सल्फर के पास क्या थी? फ्लेक्सिबिलिटी थी कि वो कितने में, कहां से +4 से +6 जा सकता है। कार्बन +4 से ज्यादा कहता है ना बाबा ना, इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। अब हो चुका, 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता था मैं, बना चुका हूं मैं ऑलरेडी। समझ रहा हूं मेरी बात को? 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता था, अब इससे ज्यादा वो जा ही नहीं सकता है। सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। इसीलिए ये कैसा एसिड है? ये रिड्यूसिंग एसिड कहा जाता है। कैसा एसिड कहा जाता है? रिड्यूसिंग एसिड। और ये कैसा कहा जाता है? नॉन रिड्यूसिंग एसिड। कैसा बोला जाता है? नॉन रिड्यूसिंग एसिड। क्या बोला जाता है? नॉन रिड्यूसिंग एसिड बोला जाता है। अगर हम बात करें, ये एक रिड्यूसिंग एसिड है और ये कैसा एसिड है? नॉन रिड्यूसिंग। दोनों है एसिडिक गैसेस ही, लेकिन अगर हम बात करें, ये रिड्यूसिंग गैस है और ये कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग है। तो ये बात भी लिख सकते हो। इस बात को लिखना है तो ये अभी लिख लो, अभी छाप लो वहीं पे नीचे K2Cr2O7 को। ये रिएक्शन लिखो, पहले थ्योरी लिखना जरूरी है, अंत में भूल जाओगे जाके। हाँ कौन सा? डाइक्रोमेट है ना? अच्छा नहीं, डाइक्रोमेट तो किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। किसको? हाँ डीसी बॉय। नहीं 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 नहीं, अरे यार अभी तो बताया भाई कि Cr ये कहां से कहां आ रहा है? Cr+6 से कहां आ रहा है? +3। और Cr+3 किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, मीडियम मत सोचो कि मीडियम कैसा वो, ठीक है, ये सोचो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Cr+3 बनेगा। Cr+3 का कलर ग्रीन होता है। CO2 के साथ नहीं 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 नहीं, वो ऑरेंज कलर का ही रहेगा वहां पे। ठीक है, Cr वो बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। तो ऑक्सीडाइज यहां पे क्या होगा? ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन वो रिड्यूसिंग एजेंट ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होके क्या करेंगे? सामने वाला मना कर रहा है, आप कह रहे हैं नहीं हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो कह रहा है नहीं देंगे। बताइए क्या करेंगे? हम मुस्कुराओ भाई, लड़का को देख के मत मुस्कुराना यार। ठीक है, अब ये बात लिखोगे, कार्बन के पास +4 से आगे बढ़ने की टेंडेंसी नहीं है।
इसके लिए लिखोगे कार्बन के पास +4 से आगे बढ़ने की टेंडेंसी नहीं है, जबकि 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 कार्बन के पास +4 से आगे बढ़ने की टेंडेंसी नहीं है, जबकि जबकि सल्फर +4 से +6 में कन्वर्ट हो सकता है। सल्फर +4 से +6 में कन्वर्ट हो सकता है। परसों टेस्ट है तुम लोगों का? नहीं है तो कल 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 घर निकल जाओगे तुम लोग। आज जाएंगे? आज कितना लोग जा रहे हो? हाँ, नहीं 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 नहीं, ट्रेंड चलता है भाई, अभी रुको तो सही। 2-4 दिन घर जाएंगे सर, आराम करेंगे सर। अच्छा चलो, सल्फर के पास +4 से +6 जाने की टेंडेंसी है, इसीलिए सल्फर को रिड्यूसिंग एसिड कहा जाता है। सल्फर इज अ रिड्यूसिंग एसिड, SO2 इज अ रिड्यूसिंग एसिड, सॉरी, SO2 इज अ रिड्यूसिंग एसिड एंड CO2 इज अ नॉन रिड्यूसिंग एसिड। वो पूछेगा डिफरेंस बिटवीन SO2 एंड CO2, वो पूछेगा डिफरेंस बिटवीन SO2 एंड CO2, क्योंकि बाकी सब सिमिलरिटी होती है ऑलमोस्ट इनके साथ, बाकी सब में सिमिलरिटी होती है, पी ब्लॉक में बताऊंगा। एकमात्र जो डिससिमिलरिटी है वो ये है, लिखोगे यहां पे, लिखोगे कि सल्फर इज अ रिड्यूसिंग एसिड while, sorry, SO2 is a reducing acid while CO2 is a non reducing acid। लिख लिया? चलो, एक सवाल दिया गया, व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एडेड टू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखो H2O2 क्या है, सुनना, H2O2 क्या है, ढंग से सुनना। एक H2O2 की अगर हम बात करते हैं तो H2O2 का स्ट्रक्चर होता है, अगर हम बात करें, देखो यहां पे एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है, -2। कितने ऑक्सीजन है? 2। चार्ज कितना आया, बोलो जल्दी, कितना चार्ज आया, कितना चार्ज आया? -4। -4 में से +2 ये बैलेंस कर रहा है, हाँ है ना, यानी कि O2 कितने में आ गया, कितना O2 के ऊपर बस चार्ज बचा रह गया, कितना रह गया? -2। अरे हाँ ना बोलो भाई, O2 कितने में रह गया? -2 में। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, O-। लेकिन इन दोनों का सपना क्या है, इन दोनों का, एक ऑक्सीजन अपने सर पे कितना चार्ज रखना चाहता है? -2। लेकिन अभी 2 ऑक्सीजन मिलकर कितना रख रहे हैं? -2। यानी ये भी किस में जाना चाहता है, ये जाना चाहता है O-2, और ये भी कितने में जाना चाहता है? O-2, हाँ या ना। यानी O2 बेसिकली बनना क्या चाहता है? -4 बनना चाहता है, हाँ या ना। तो कहा गया व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एडेड टू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, कह रहा है K2Cr2O7 आपने लिया और इसको आप किसके साथ ट्रीट कर रहे हो? H2O2 के साथ, ठीक है। इन कौन से मीडियम में, याद रखिएगा, इन एथरल मीडियम। आगे लिखता है ब्लू कलर प्रोड्यूस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, अब समझना जरा गौर से, एक्चुअल में H2O2 के साथ अगर रिएक्शन डायरेक्ट दे दिया तो कोई रिएक्शन ही नहीं होती है, कोई रिएक्शन नहीं होती है। अक्सर हम याद कर लेते हैं K2Cr2O7 H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पे बन जाएगा ब्लू कलर का कंपाउंड, नहीं भाई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अनटिल और अनलेस यहां पे एथरल मीडियम नहीं लिखेगा, वो जब तक एथरल मीडियम ना दिया हो तब तक ये आंसर नहीं जाता है, याद रखिएगा। एथरल मीडियम के अंदर ये रिएक्शन होती है, मीडियम में ईथर लेना पड़ता है, ईथर लेना पड़ता है, ईथर नहीं है रिएक्शन नहीं होगी। जेईई मेंस में लास्ट टू लास्ट ईयर दे दिया, तो याद रखना एथरल मीडियम के अंदर ये क्या बनाते हैं, तो ये बनाता है CrO5 बनाता है, क्या बनाता है? CrO5। अब CrO5 कैसा होता है, सुनना जरा गौर से। CrO5 का स्ट्रक्चर देखोगे तो पहले AIPMT जब हुआ करती थी तो बड़े सवाल पूछे जाते थे इसके ऊपर। यहां पे अगर हम बात करें CrO5 का मतलब क्या होता है, तो CrO5 का मतलब होता है ये किस कलर का बनता है? ब्लू बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? ब्लू बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। तो ये CrO5 होता है। अब CrO5 बनता है तो यही उसने पूछा कि व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एडेड टू द एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ब्लू कलर, पहली चीज तो इसका कलर पूछ लेगा, तो इसलिए यहीं पे याद रखना, अब ब्लू कलर इज प्रोड्यूस ड्यू टू, अब ब्लू कलर प्रोड्यूस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी वजह से? इन एथरल मीडियम, इन एथरल मीडियम, इन एथरल मीडियम। कौन से मीडियम के अंदर? एथरल मीडियम के अंदर। तो आंसर क्या जाएगा? CrO5। अब देखो इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछेगा, अगला सवाल क्या पूछेगा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन CrO5 इज, बताइए कितना है। तो अगर हम बात करें, ये रहा Cr, ये रहा O, ये रहा O, और ये क्या रहा? डबल बॉन्ड O,
और ये कैसा रहा O, और ये कैसा रहा O, और ये रहा O। ठीक है, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है? -1, -1, -1, -1, -4 हो गया, और इसकी वजह से -2। क्रोमियम पे कितना चार्ज आ गया? +6। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? ब्लू बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्लू बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तितली के पंख देखे हो, ऐसा ही तो दिख रहा है, इसीलिए हम क्या देते हैं? ब्लू बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर। तो यहां पे याद रखिएगा, वो अगर पूछ देता है कि एक बात बताइए कि अगर मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेके H2O2 के साथ एथरल मीडियम में रिएक्ट करवाता हूं तो क्या बनेगा? CrO5 बनेगा। अब CrO5 जब पूछेगा तो अगला सवाल ये पूछेगा कि CrO5 में क्रोमियम का जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए, तो आंसर कितना चला जाएगा? +6 चला जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे क्या लिखता है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट when SO2 is passed through the acidified K2Cr2O7। कह रहा है कि SO2 को जब मैं K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा? तो क्या यहां सल्फेट बन रहा है या नहीं बन रहा है? और क्रोमियम खुद कितने में आ रहा है? बोलो जल्दी। Cr+3 में। यानी कि अगर आपसे बात करूं क्या बनना चाहिए, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि Cr के सर पे चार्ज कितना है? +3, और SO4 के ऊपर चार्ज कितना है? बोलो जल्दी। -2। इसका चार्ज इसके पांव में, इसका चार्ज इसके पांव में, बनेगा क्या? बताना जरा। तो यहां पे बन जाएगा आपका Cr2SO4 का होल थ्राइस। अच्छा, Cr कौन सी स्टेट में है ये बताओ तो? Cr+3 में है। अब +3 में है मतलब ये किस कलर का होगा? ग्रीन कलर का होगा। किस कलर का होगा? ग्रीन। तो यहां पे आंसर दिया SO2 इज रिड्यूस्ड। अब रिड्यूस तो कोई और हो रहा है, रिड्यूस तो Cr हो रहा है ना। Cr पहले कितने में था? यहां पे कितने में था? +6 में। और अब कितने में है? +3 में। तो रिडक्शन तो Cr का हो रहा है, सल्फर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर यहां पे क्या लिखना चाहिए था? SO2 इज ऑक्सीडाइज, तब ये आंसर सही हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता। समझ रहे हो? आगे क्या लिखता है? द सॉल्यूशन इज डीकलराइज। गधाराम, ग्रीन कलर बनता है। डीकलराइज पता है कहां पे होता है? अगर KMnO4 दे देता तो, क्योंकि वहां क्या बनता है? Mn+2 बनता, और Mn+2 कैसा होता है? कलरलेस होता है। तो डीकलराइज जैसे शब्द का इस्तेमाल, जी डीकलराइज जैसे शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाना उचित है? KMnO4, क्योंकि वहां पे क्या बनता है? Mn+2 बनता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि Mn+2 जो होगा यहां पे Mn+2 कलरलेस। अब देखो SO2 को अगर KMnO4 के साथ ट्रीट करता तो वो कलरलेस बनता। समझ रहे हो मेरी बात को? यहां पे नहीं बनेगा। K2Cr2O7 में तो किस कलर का बनेगा? वो ग्रीन कलर का बनेगा। तो द सॉल्यूशन इज डीकलराइज नहीं, द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू। अरे भाई, टर्न्स ब्लू देखो, एक एक सिक्वेंशियल अरेंज है पूरा। एक एक क्वेश्चन भी करोगे तो क्वेश्चन भी पीछे का रिवीजन तुमको देगा। एक एक ऑप्शन को पढ़ना। द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू नहीं भाई, ये तब होता है जब आप K2Cr2O7 को लेते हो और ट्रीट किससे करते हो? H2O2 से ट्रीट करते हो। कौन से मीडियम में ट्रीट करते हो? एथरल मीडियम में। कौन से मीडियम में? एथरल मीडियम में। तब क्या बनता है आपका? CrO5, जो कि कैसा होता है? ब्लू बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? ब्लू बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। इसलिए अगर हम बात करें, यहां पे ध्यान रखिएगा कि इसकी अगर हम बात करते हैं K2Cr2O7 H2O2 के साथ ब्लू कलर का स्ट्रक्चर बनाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन Cr2SO4 का होल थ्राइस इज फॉर्म्ड। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि SO2 किस में कन्वर्ट होगा? SO4-2 में। और Cr किस में कन्वर्ट होगा? Cr+3 में। इसका चार्ज इसके पांव में, इसका चार्ज इसके पांव में, आपका क्या बन के आ गया? ग्रीन Cr2SO4 का होल थ्राइस इज फॉर्म्ड। कितने लोगों को यहां तक की बात समझ में आ चुकी है? आ चुकी है सबको? ठीक है, कि कोई ऐसा तो नहीं है जो नहीं अटक गया है? चलें आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल ये है, अब अगला सवाल और खूबसूरत है। कह रहा है पर मैग्नेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी बिकॉज। अब ये देखो, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ये एनसीईआरटी की लाइन है। आप चेक करना चाहते हो, एक काम करो, K2Cr2O7 और KMnO4 है, ठीक है, लिखा गया है। अब KMnO4 K2Cr2O7 में जहां टॉपिक खत्म हो रहा है ना, नीचे एक बॉक्स बनाया गया और यूज ऑफ KMnO4 बताया गया। उसके जस्ट ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है। देखो यही यही यही, ये लास्ट लाइन देखो। नोट 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 देखो, लाओ मैं बता देता हूं। अच्छा नोट तुम यार बाद में मार्क कर लेना। ये देखो एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी में पेज नंबर है 108। नई वाली एनसीईआरटी में पेज नंबर है 108। पुरानी वाली एनसीईआरटी में कौन सा है? ओल्ड में 234 पे।
234 पे देखो लास्ट की एक लाइन लिखी हुई है कि पर मैग्नेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसेटिस्फैक्टरी सिंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन। अब एक बात समझना, पहली चीज, इससे मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दूंगा, इस सवाल से ही बता दूंगा, सुनना। अगर तुमको कह दे रहा है, रुको ना, इधर देखो, अगर हम बात करते हैं, सुनो पहली चीज, पहले KMnO4 की रिएक्शन देखो, देखो क्या होता है। KMnO4 में ये -2 है, 0 में गया, ये कितना है, +4 है, तो वैसे ही कितने में चला गया, ये +6 में, ये कितने में था, +3 में, और ये कितने में चला गया, +5 में, ये +2 में था, ये कितने में चला गया, +3 में, ये Cl- था, तो किस में कन्वर्ट हुआ, Cl2 में। क्या ये बात समझ में आया या नहीं आया? तो कह रहा है KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 लिया, HCl, H+Cl-, देखो H+Cl-, HCl के साथ अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट क्यों देता है? क्योंकि Cl- को वो ऑक्सीडाइज करके 0 में ले जाएगा। अगर वो सवाल यहां पे, और मैं आपको लाइन अब बताता हूं, यहां पे अगर जरा गौर से देखना, वो लिखना चाहिए, उसको ये भी लिखना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक काहे लिख रहे हो, हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी लिखो भाई, यहां पे तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी लिखो, क्योंकि HBr को किस में कन्वर्ट कर देगा, Br2 में। आगे अगर हम बात करें, आप तो हाइड्रो आयोडाइड एसिड भी, आयोडिक एसिड भी लिखो, क्यों भैया, क्योंकि उसमें वो किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में। और तो और H2CO4 ऑक्सैलिक एसिड, क्या बोलो बोलो, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड भी लिखिए, उसकी भी प्रेजेंस में अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देगा। और मैं आपको बता रहा हूं, आपको तो सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखना चाहिए, आपको तो सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखना चाहिए। अब यहीं पे मामला फंसेगा, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड। तो अब बताओ, यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे SO2 है, ये तो सल्फर डाइऑक्साइड है। अब जरा गौर से सुनना, इसको अलग ही करा देंगे, चलो यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, यहां पे अगर हम बात करें नाइट्रिक ना HNO3 की प्रेजेंस में, कैसा रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट अनसेटिस्फैक्टरी आएगा। लेकिन आपको एनसीईआरटी ने सिंपली इनके बारे में लिखा हुआ है और बाकियों के बारे में नहीं लिखा हुआ है, यानी इनके साथ क्या देगा, बोलो जल्दी, अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। अब इनके बारे में उसने ये बात लिख दी, वो देखो एनसीईआरटी बड़ी चालाक किताब है, वो तुमको दो बातें बताएगी, वो तुमको दो बातें, क्यों नहीं लिखा सर इसके बारे में, क्योंकि वो आई के बारे में कुछ और एग्जाम्पल तुमको देना चाहता है। क्यों देना चाहता है कि भाई तुम उसके बारे में ये छोड़ो, ये मत तुम याद रखो, तुम ये याद रखना कि अगर न्यूट्रल या वीक या अल्कालाइन KMnO4 आ गया शब्द, तो Br- को अगर हम बात करें तो किस में कन्वर्ट करेगा, बोरेट आयन में। किस में कन्वर्ट करेगा, बोरेट आयन में। किस में कन्वर्ट करेगा, बोरेट आयन। किस में कन्वर्ट करेगा, बोरेट आयन। अब I- को वीक अल्कालाइन या न्यूट्रल मीडियम में किस में कन्वर्ट करेगा, आयोडेट आयन। किस में कन्वर्ट कर देता है, आयोडेट। समझ रहे हो, थायोसल्फेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, सल्फेट में। थायोसल्फेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, सल्फेट में। Mn+2 को खुद किस में ले जाता है, MnO2 में ले जाता है, मतलब +4 में ले जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना? ये ढंग से देखो, तो ब्रोमेट और आयोडेट, और ये सवाल नीट ने, जेई मेंस ने, जेई मेंस में तो लास्ट ईयर ही आया अभी ये सवाल वापस, और नीट ने न जाने कितनी बार पूछ रखा है। तो देखो एसिडिक मीडियम में I- को I2 में कन्वर्ट कर रहा है, याद रखना, एसिडिक मीडियम में I- को किस में कन्वर्ट कर रहा है, I2 में। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सा मीडियम आपने ले लिया, न्यूट्रल या अल्कालाइन, तो किस में कन्वर्ट कर दिया, आयोडेट। किस में कन्वर्ट कर दिया, आयोडेट। किस में कन्वर्ट कर दिया, आयोडेट। तो यहां पे लिखता क्या है, पर मैग्नेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसेटिस्फैक्टरी बिकॉज HCl इज अ वीक एसिड, भाग यहां से, HCl is a volatile acid. But KMnO4 will oxidize HCl into Cl2. आंसर क्या होगा, ये वाला सही होगा। KMnO4 will show disproportionation reaction. भाग गधा, KMnO4 एक ही जगह डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है, कहां, पानी के अंदर। ये भी बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अभी मैं तुमको दिखाऊंगा, एक एग्जांपल के फॉर्मेट में दिया गया है। आइए अगर हम आगे चलते हैं, यहां पे कहता क्या है, अब देखो, अब सवाल क्या लिखा है, अच्छा नहीं नहीं नहीं, उससे पहले ये सवाल करो, ये वाला सवाल करो, बड़ा मजा आएगा। ये वाला सवाल, हाँ ये वाला एग्जाम में पूछा हुआ है। सवाल क्या दिया, व्हेन न्यूट्रल और फेंटली अल्कालाइन, क्या बोला उसने, न्यूट्रल या फेंटली अल्कालाइन मीडियम को लेके हमने ट्रीट किया, किससे ट्रीट किया, पोटेशियम आयोडाइड। उसने क्या बोला, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का मतलब क्या हो गया, K+I- में हम क्या मिला रहे हैं, KMnO4 मिला रहे हैं, और कौन से मीडियम में मिला रहे हैं, न्यूट्रल फेंटली अल्कालाइन मीडियम। अब बताओ I- को एसिडिक मीडियम होता, मान लो एसिडिक होता, तो किस में कन्वर्ट करता है, I2 में।
लेकिन अगर मीडियम उसने बेसिक ले लिया या न्यूट्रल ले लिया, बेसिक और न्यूट्रल कुछ भी ले लिया, तो अब किस में कन्वर्ट करेगा? आयोडेट। तो सवाल क्या पूछा उसने कि व्हेन न्यूट्रल और फेंटली अल्कालाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विथ पोटेशियम आयोडाइड, द आयोडाइड आयन मतलब I माइनस इज कन्वर्टेड इनटू X, X माइनस में कन्वर्ट होता है। अब बताइए X क्या है? I2? नहीं, I2 कब होता है? जब मीडियम कैसा होता है? एसिडिक। मीडियम कैसा होता है? एसिडिक। अब देखो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पे बताओ कितना है। यहां पे अगर मैं तुमसे बोलूं तो आयोडेट +7 में नहीं रहता है, यहां पे ढंग से देखना, अभी पीछे देखो फिर से, यहां पे आयोडेट में कितने में आ रहा है? बोलो जल्दी। +5 में। समझ रहे हो? पर आयोडेट बन जाता वो, अगर +7 में होता तो, +7 में होता तो पर आयोडेट। अभी कितने में है? +5 में। तो याद रखना इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना होता है? +5 होता है। यहां पे ब्रोमेट का कितना होगा? +5 होगा। अगला सवाल वो यहां पे स्ट्राइक मार सकता है। तो ढंग से याद रखना यहां पे कि अगर हम बात करें व्हेन न्यूट्रल और फेंटली अल्कालाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड आयन इज कन्वर्टेड इनटू, तो आंसर क्या हो जाएगा? आयोडेट आयन। क्या हो जाएगा? आयोडेट आयन। क्योंकि इसका नाम क्या है? पर आयोडेट आयन। क्या है? बोलो जल्दी। पर आयोडेट आयन। पर आयोडेट आयन, इसको हम क्या बोलते हैं? पर आयोडेट आयन। में नहीं कन्वर्ट करता है, में नहीं कन्वर्ट करता है, पर आयोडेट आयन में नहीं कन्वर्ट करता है, पर आयोडेट आयन में नहीं कन्वर्ट करता है। समझ रहे हो? आयोडेट आयन में कन्वर्ट करता है। तो IO3 IO4 कंफ्यूजन जानबूझ के होगी, लेकिन यहां से आप सही निकाल सकते हैं अब सवाल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आयोडेट। तो आयोडेट आयन में कन्वर्ट करता है, ना कि किस में कन्वर्ट करता है? पर आयोडेट। ठीक है, आगे लिखता है नेम द गैस दैट रीडली। जब भी रीडली आए इसको क्या बना लेना? शब्द को इजिली। क्या बना लेना? इजिली। जब भी रीडली शब्द दिखे, हमेशा कभी भी रीडली दिख जाए तो आप हमेशा इसको क्या बना लोगे? बोलो जल्दी। इजिली। नेम द गैस दैट कैन रीडली डिकलराइज द एसिडिफाइड KMnO4। देखो मैंने तुमसे बोला था एनसीईआरटी ने क्लियर लिखा है कि नाइट्रेट, ये नाइट्राइट किसको कन्वर्ट करता है? नाइट्राइट NO2 माइनस को कन्वर्ट करता है, NO2 को नहीं कन्वर्ट करता है। इसलिए याद रखना, यहां पे देखो क्या दिया उसने, पहले तो NO2, तो NO2 ये क्या है? ये नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। ये समझ रहे हो मेरी बात को? ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया। दिस इज नॉट योर नाइट्रेट, इसलिए ये नाइट्रेट नहीं है। याद रखना ये नाइट्रेट नहीं है, इसलिए इसको टिक मत कर देना। ये नाइट्रेट नहीं है, ये नाइट्रेट नहीं है। CO2 एंड SO2 अगेन आए। अब देखो जरा गौर से, एक्चुअल में क्या होता है? KMnO4 को अपन लेते हैं, SO2 के साथ ट्रीट करते हैं। KMnO4 का अपना कलर कैसा है? पर्पल। ठीक है, पर्पल कलर से ये कैसा हो जाएगा? अगर मैं बात करूं Mn+2 यानी डी कलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी कलराइज, डी कलराइज हो जाएगा। लेकिन जब SO2 के साथ आप ट्रीट करोगे, सॉरी CO2 के साथ, तो ये किस कलर का रहेगा? पर्पल। क्योंकि ये कैसा एसिड है? नॉन रिड्यूसिंग एसिड है, इसलिए CO2 नहीं हो सकता। P2O5 मैंने तुमको बताया नहीं है, तो तुमको इतना थोड़ी आता है कि तुम हर एक चीज का ऑप्शन का लॉजिक निकालने जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? दूसरी चीज, अब आते हैं थोड़ा सा, जो मान लीजिए बहुत समझदार है, नहीं सर हमको तो लॉजिक ही बताइए, तो 5 दूना 10 होता है, फॉस्फोरस ऑलरेडी +5 में है, +5 से कहां ले जाओगे? अब जा ही नहीं सकता है आगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कहां आगे ले जाओगे? नहीं ले जा सकते, इसलिए द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट? SO2। ठीक है, फॉस्फोरस यहां पे लिख दे रहा हूं, फॉस्फोरस ऑलरेडी +5 में है। ऑप्शन को भी हल्के मत लेना, मतलब पूरा 8 घंटा लगा हमको पूरा सवाल इधर उधर इधर उधर इधर उधर एक एक को सेट करने में। पूछ लेना ब्रह्मा सर से, सुबह बैठे 8 बजे, 8 से तुम्हारी क्लास खत्म हुई 2 घंटा तब लगा, और रात को लगा कम से कम 6 घंटा। तो एक एक सवाल को जानबूझ के ऐसे कि तुम्हारा मतलब ना गलती कहां कहां पे, देखो डी ब्लॉक में गलतियों से बचना होता है सर। गलती से तुम बच गए, तुम्हारा सवाल सही निकल जाएगा। सवाल ऐसा आना ही नहीं है, एंड में जाके 2 पन्ना लिखाएंगे, सवाल वहीं से आना है, लेकिन गलती वो तुमसे बहुत करा लेगा। ये याद रखना। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। फॉस्फोरस ऑलरेडी +5 में है, +5 में है, मतलब वो उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब वो उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अब तो सवाल आ गया फिर से। सवाल क्या है? X को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में रेड ब्राउन वेपर अपीयर हुआ। अब क्या है? I2 का वायलेट वेपर आता है। अरे एनसीईआरटी में पहले बता रखा है, एमओटी के अंदर जाके देखो कि I2 का कैसा वेपर आता है। अगर मान लो यहां I होता
I माइनस को कन्वर्ट करता तो I2 बनता और I2 का वेपर कैसा आता, वॉयलेट। अब बात करते हैं, अगर ग्रीनिश येलो आ गया मतलब वो क्या है, बोलो जल्दी, क्लोरीन है। अगर पेल येलो आ गया मतलब वो क्या है, फ्लोरीन है। और अगर वो Br2 बना रहा है यानी कि वो कैसा होगा, रेडिश ब्राउन होगा। यानी यहां पे क्या होना चाहिए, Br माइनस होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, NaBr होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है एक्स को ब्लैक कलर्ड ओर है। ब्लैक कलर्ड ओर कौन सा होता है, कौन होता है, पाइरोल्यूसाइड। अभी मैंने बोला था ये कैसा होता है, इसीलिए सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे थोड़ा ज्यादा आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो यहां पे एक्स क्या है, ब्लैक कलर्ड ओर, यानी ये सवाल के जरिए आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि MnO2 का कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर्ड ओर को KOH बेसिक मीडियम आपने लिया है, तो क्या बनाएगा ये बताओ मुझे, क्या बनाएगा, KMnO4 या K2MnO4, क्या बनाएगा। बेसिक मीडियम में कौन स्टेबल है, मैग्नेट या पर मैग्नेट, मैग्नेट। और मैग्नेट क्या होता है, K2MnO4 होता है। अब कह रहा है इसको एसिडिक मीडियम में अगर हमने डाल दिया एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है, क्या बनेगा, Z। अब क्या बनेगा, मीडियम कैसा ले लिया, एसिडिक। एसिडिक मीडियम में कौन स्टेबल होता है, MnO4। तो यहां पे क्या बन जाएगा, KMnO4 बन जाएगा। किसके बारे में पूछ रहा है, ट्रू स्टेटमेंट। X कांट बी MnO2, गलत है। Z कांट बी KMnO4, यस। Z हमेशा जब भी होगा क्या होगा, KMnO4 होगा, K2MnO4 नहीं होगा। Y कैन बी KMnO4, नहीं, Y KMnO4 नहीं हो सकता। X इज MnO2 एंड Y इज K2MnO4, यस, ये भी बात क्या है, सही है। तो इसमें से कौन कौन सा सही है, Z। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इनकरेक्ट कह रहा है, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। यानी X इज MnO2 एंड Y इज K2MnO4। समझ रहे हो, आगे देखो, कहता है X को एसिडिक मीडियम दिया, Y में बना, Y को बेसिक मीडियम दिया, X में बना। ठीक है, X एंड Y आर ऑक्सी एनायन ऑफ क्रोमियम, यानी क्रोमेट और डाइक्रोमेट की बात कर रहा है। तो अब सुनना जरा गौर से, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, X डाइक्रोमेट को नहीं, सॉरी, क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर रहा है ना, तो क्रोमेट को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, डाइक्रोमेट में, मीडियम कैसा रखते हुए, एसिडिक। तो डाइक्रोमेट को क्रोमेट में कन्वर्ट किया जाता है, मीडियम कैसा रखते हुए, बेसिक। अब देखो ये उल्टा कर दिया, ये उल्टा कर दिया उसने। अब उसने बोला Y को, यानी डाइक्रोमेट को लिया, SO2 के साथ ट्रीट किया, तो क्या बनेगा, SO4-2 बनेगा, हाँ या ना। और क्रोमियम खुद कितने में आ जाएगा, ये सवाल यही वाला है, किस में आ जाएगा, यही वाला सवाल है, यही वाला। K2Cr2O7 को SO2 के साथ पास किया तो बताइए क्या बनेगा, तो क्या बन जाएगा, Cr+3 बन जाएगा, यानी ग्रीन कलर का बन जाएगा। यानी यहां पे अगर हम देखें आंसर क्या हो जाएगा, तो इन X एंड Y आर ऑक्सीजन ऑफ क्रोमियम, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन X, क्रोमेट में कितना होता है, +6, डाइक्रोमेट में कितना होता है, +6, Y में भी कितना होगा, मतलब X कितना हो गया, X हो गया +6, Y भी कितना हो गया, +6। अब Z कितने में होता है, +3, Z कितने में होता है, +3। अब देखो इसका कलर अगर तुमसे पूछ ले तो इसका कलर कैसा होगा, डार्क ग्रीन। किस कलर का होगा, डार्क ग्रीन। कौन से कलर का होगा, डार्क ग्रीन। यानी कि करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, +6 और +3, +6, फोर्थ आंसर। क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो एक एक बात ये एनसीईआरटी में लिखी गई है, कहां लिखी गई है, सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सोडियम सॉल्ट हैव ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, सोडियम जिसके नाम के आगे लग गया मतलब वो पानी में कैसा होगा, सॉल्युबल, एंड एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो किसके बारे में पूछेगा, वो आपसे पूछेगा एल्कोहल वाला जो मैंने लास्ट में करवाया है। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड, मतलब कि अगर हम इनकी बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर ये किसकी तरह यूज किया जाता है, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो क्या बोलता है डाइक्रोमेट का, यहां पे देखना विच स्टेटमेंट, अच्छा सवाल है ना, डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम इज ऑरेंज कलर। किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। K2Cr2O7 solution becomes yellow on increasing the pH beyond 7। अब पहले ये बताओ ये डाइक्रोमेट है या क्रोमेट है, डाइक्रोमेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट इन बेसिक मीडियम, pH 7 दिया, ठीक है, बियॉन्ड 7 दिया। आगे देखते हैं,
ऑन पासिंग H2S थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा है आपसे? तो ये इस वाली रिएक्शन की बात कर रहा है, देखना H2S वाले की। ये अगर हम बात करें तो -2 से कितने में ले जा रहा है? 0 में। कुल मिलाजुला के अगर आप देखोगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को कन्वर्ट मार रहा है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। अरे हाँ ना बोलो भाई, ये लोग क्या कर रहे हैं? उसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को कहां कन्वर्ट कर रहे हैं? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। अरे हाँ ना बोलो, चाहे वो KMnO4 हो, वो +7 में था तो +2 में आ जा रहा है, और ये +6 में था तो कितने में आ जा रहा है? +3 में। अब यहां पे देखना जरा गौर से, सवाल देखना यहां पे तरीके से। सवाल क्या है? क्या बोलता है? ऑन पासिंग H2S थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन अ मिल्की कलर इज ऑब्जर्व्ड। क्यों अ मिल्की कलर इज ऑब्जर्व्ड? इसका कहने का मतलब क्या है? H2S को लेके उसने क्या बोला? H2S को लेके आप K2Cr2O7 के साथ जब ट्रीट करेंगे तो Cr खुद कितने में कन्वर्ट होगा? +3, और यहां पे सल्फर का येलो पीपीटी आ जाता है। क्या आ जाता है? सल्फर 0 में येलो पीपीटी बनाता है। कैसा बनाता है बोलो जल्दी? येलो पीपीटी बनाता है। तो वो पीपीटी को वो क्या बोल रहा है कि ऑन पासिंग H2S थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन अ मिल्की कलर इज ऑब्जर्व्ड, क्योंकि नीचे क्या बैठेगा? पीपीटी बैठेगा। इस वजह से याद रखना, वैसे इन जनरल ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, सॉल्ट एनालिसिस में बोली जाती है, पूरे इनऑर्गेनिक में बोली जाती है कि सल्फर का पीपीटी जो होता है वो येलो कलर का पीपीटी होता है। स्लाइट येलो होता है, मतलब वो जो एक होता है डार्क येलो, एक होता है स्लाइट येलो जो व्हाइटिश येलो की तरह होता है, तो उसकी तरह इसकी पीपीटी ऑब्जर्व की जाती है। तो याद रखना, ये बात कॉमन है, ये बात आपको याद रखनी है। इन जनरल इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। कलर आया क्यों आया? मैं बोलूंगा तुम्हारा नाम अगर XYZ है तो क्यों है? सर मम्मी पापा ने दिया। क्यों दिया? बस ताकि एक पहचान हो, बस इसका भी कलर देखा गया तो कह दिया गया। ऐसा कोई पीपीटी के पीछे रीजन नहीं है। तो सल्फर का, तो ये भी बात क्या है? सही है। आगे क्या लिखता है? Na2Cr2O7 is preferred over K2Cr2O7 in volumetric analysis। गलत है। K2Cr2O7 is preferred over Na2Cr2O7 in volumetric analysis। तो ये गलत हो गया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? नॉट ट्रू। हाँ तो मतलब यही आंसर हो गया अपना। ठीक है, K2Cr2O7 एसिडिक। ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो ये सवाल यहाँ पे आगे अगर हम बात, अच्छा लिख देता हूं यहाँ पे यार क्वेश्चन। अब देखो एनसीईआरटी में, नई वाली एनसीईआरटी में देखना, कह रहा है आयोडेट आयन को एसिडिक मीडियम में ट्रीट किया हमने किसके साथ? MnO4 माइनस के साथ। तो ये क्या बना लेगा? I2। एसिडिक मीडियम है, देखो यही बात मैं बताना, रिएक्शन पूरा नहीं रटना है तुमको। I माइनस को KMnO4, MnO4 माइनस वो लिख दे रहा है। कह रहा है कि अगर ट्रीट करेंगे एसिडिक मीडियम में, क्या बन रहा है? I2। कह रहा है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड बताया था H2C2O4, इसमें क्या बन रहा है बोलो जल्दी? CO2 बन रहा है, और क्या बन रहा है? Mn2+ बन रहा है। ठीक है, मतलब Mn कितने में था? +7 में, और +7 से कहां आ गया? +2 में। यहां भी कितने में था? +7 में, कितने में आ गया? +2 में। ये सब लिखा हुआ है। H2S के साथ क्या बन रहा है बोलो जल्दी? सल्फर बीइंग प्रेसिपिटेटेड। समझ रहे हो? हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, सल्फर बीइंग प्रेसिपिटेटेड। मतलब H2S को K2Cr2O7 के साथ जब ट्रीट करोगे तो सल्फर का येलो पीपीटी आ जाएगा। और अगला सवाल वो मैक्सिमम बना सकता है, तो कैसे बना सकता है? वो इस तरीके से स्टेटमेंट लिख के दे सकता है, मतलब इससे बियॉन्ड नहीं होगा, कुछ भी इससे बियॉन्ड नहीं है, कुछ भी इससे बियॉन्ड नहीं है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, जो भी बन सकता था वैरायटी सारा कवर कर दिया गया, सब कवर, इससे अब बाहर आ ही नहीं, आएगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ढंग से सुनना, H2S के साथ कैसा पीपीटी बनेगा? सल्फर का येलो पीपीटी बनेगा। अगर हम बात करें, देखो पहले क्या कर रहा है? H2S को तोड़ रहा है, कह रहा है देखो सल्फर -2 में है, अब इस -2 को +7 वाले भैया अपने साथ ले जाते हैं, खुद तो +2 बन जाते हैं, उसको 0 में भेज देते हैं। ये रिएक्शन जो अभी लाइन करके लिखाई थी ना, वो यही रिएक्शन थी। ठीक है, बस पढ़ना होता है। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड क्या अभी बताया था या नहीं बताया था? SO3 - 2, इसको हम क्या बोलते हैं? सल्फाइड। सल्फ्यूरस एसिड किसे कहते हैं? H2SO3 को। किसको बोलते हैं? H2SO3। अब यहां से 2 हाइड्रोजन उड़ा के उसने क्या बना दिया? सल्फाइड। क्या बना दिया? सल्फाइड। सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो जल्दी? सल्फेट में। किस में कन्वर्ट हो गया? सल्फेट में। ये भाई साहब कितने में है बोलो जल्दी? +7 में, और खुद कितने में आ गए बोलो जल्दी? +2 में आ गए। समझ रहे हो? तो सल्फ्यूरस एसिड और सल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फेट
और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों बोला? अब इसका नाम क्या बन जाएगा? दो हाइड्रोजन जोड़ दो तो इसका नाम बन गया H2SO4। एनायन से इसको न्यूट्रल बनाओगे तो सल्फ्यूरिक या सल्फ्यूरस, फॉस्फोरिक या फॉस्फोरस। अगर आपने यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, फॉस्फेट, फॉस्फाइट, सल्फेट, सल्फाइट। ठीक है, आगे आओ। नाइट्रेट इज ऑक्सीडाइज नॉट NO2। याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, नाइट्रेट इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट, नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट। समझ रहे हो मेरी बात को? NO2 नहीं होता है। ये देखो, ये सब लिखा गया है लाइन से, अगर आप ढंग से देखेंगे तो। यहां पे सल्फर SO2, नाइट्रेट, सल्फाइट, यहां पे स्टैनिक, उसके बाद फेरिक। अगर हम बात करते हैं, ये क्या हो गया? ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एल्कोहल हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करते हैं, यहां पे देखना जरा गौर से, आगे अगर हम बात करते हैं, ये देखो यहां पे क्या देता है? नाइट्रेट इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट। यानी ये क्या हो गया? बोलो जल्दी। ये क्या हो गया? NO2 माइनस, नॉट NO2। यहां पे कंफ्यूज बहुत बार होंगे लोग, यहां पे NO2 मार्क कर देंगे। मैं पहले बता दे रहा हूं, NO2 नहीं दिया एनसीईआरटी ने, नाइट्रेट दिया है। आगे अगर हम बात करते हैं, अब अगला देखो क्या लिखा है। पोटेशियम पर मैग्नेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसेटिस्फैक्टरी सिंस हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन। ठीक है, आगे लिखता है एसिडिफाइड पर मैग्नेट सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेस ऑक्सिलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड आयरन 2। अब इसीलिए लिखा था आयरन 2 टू आयरन 3, नाइट्रेट टू नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट, आयोडाइड टू फ्री आयोडाइन, फ्री आयोडीन इन द हाफ रिएक्शन ऑफ रिडक्टेंट आर। जैसे यहां ऑक्जेलिक एसिड लेके इसको क्या बना रहा है? CO2। आयरन +2 को किस में कन्वर्ट कर रहा है? +3 में। नाइट्रेट को किस में, नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट कर रहा है? नाइट्रेट। ठीक है, और टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन किसके लिए किया जाता है? मतलब इसके अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है? तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है। फियांसे के पास गया, क्या लेके? 5 बोतल पानी। बेबी डू यू लव मी? आंसर आया नो। बंद कमरे के अंदर, मर जाऊंगा या रोने लगूंगा। बेबी ने क्या बोला था 4 बार? सॉरी। समझ रहे हो? तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ये होता है, BRC का फॉर्मूला ये होता है, BRC FeH2O का होल 5 NO और आगे क्या हो जाता है? SO4। फियांसे के पास गए, 5 बोतल पानी लेके, पूछा बेबी डू यू लव मी? आंसर आया नो। कहे यही मर जाऊंगा, मर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बंद कमरे के अंदर रोने लगूंगा, है ना? तो तुरंत बेबी ने 4 बार तुमको क्या बोला? सॉरी। तो टेस्ट ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आयन के दौरान ये कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो ये बात लिखो, पहले एक कॉपी में लिखो, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन और नाइट्राइट आयन, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन एंड नाइट्राइट आयन, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन एंड नाइट्राइट आयन, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन एंड टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन एंड नाइट्राइट आयन के दौरान ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है। यह सवाल पूछा गया है, कई बार पूछा गया। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका फॉर्मूला जिसका फॉर्मूला जिसका फॉर्मूला जिसका फॉर्मूला जिसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ठीक है, लिखो, एक सवाल लिखो अपनी कॉपी के अंदर। क्या चीज? टेस्ट ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। टाइम तो उससे क्या हुआ? कोई बात नहीं, सवाल लिखिए एक। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड which of the following acid which of the following acid is used to which of the following acid is used to acidify is used to acidify is used to acidify KMNO4
एसिडिफाई KMnO4, पहला ऑप्शन लिखिए, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl, दूसरा डाइल्यूट HBr, तीसरा डाइल्यूट HI, चौथा डाइल्यूट H2SO4, पांचवा कॉन्संट्रेटेड H2SO4, पांचवा कॉन्संट्रेटेड H2SO4, छठा ऑक्सैलिक एसिड, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लेना, H2C2O4, H2C2O4, H2C2O4। उसके बाद लिखो सल्फ्यूरस एसिड, मतलब कि फॉर्मूला हो जाएगा H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, आंसर बताना इनमें से क्या होगा। डाइल्यूट H2SO4 होगा, बाकी की कहानी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। KMnO4 K2Cr2O7 की पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है एनसीईआरटी के अंदर, आप पूरा पढ़ सकते हैं, सबसे मेजर सेगमेंट यही था। नेक्स्ट टर्न पे हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई के अंदर व्यस्त रहिए।